गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। हम लोग हमारी कृति का पुस्तक का पाठ 2 मेरे संग की औरतें पढ़ रहे हैं बेटा। और ये पाठ लेखिका श्रीमती मृदुला गर्ग ने लिखा है। इस पाठ में उन्होंने अपने परिवार की विभिन्न महिलाओं के चरित्र का चित्रण किया है। अब तक हम पाठ में बेटा लेखिका की नानी, लेखिका की माँ और लेखिका की परदादी के बारे में पढ़ चुके थे। नानी जो जीवन भर पिताजी के सामने कुछ नहीं बोली, लेकिन अंत समय में इच्छा जाहिर की कि उनकी बेटी का विवाह एक देशभक्त के साथ हो। माँ जो परंपरागत माँओं से भिन्न महिला थी, वे किताबें पढ़ना पसंद करती थी, संगीत सुनना पसंद करती थी और साहित्य चर्चा में भाग लेना पसंद करती थी, लेकिन बच्चों का ख्याल रखना और घर के काम करना उनकी आदतों में नहीं था। परदादी जिन्होंने लीक से हटकर चलने की ठान रखी थी और इसी लीक से हटकर चलने में उन्होंने मन्नत मांगी थी कि उनकी पतोहू का पहला बच्चा आशाओं के विपरीत कन्या हो, और उनकी ये मन्नत बहुत रंग लाई और लेखिका एक के बाद एक 5 बहनें और एक भाई हुआ। परदादी ने हमें यह भी शिक्षा दी कि बेटा हर व्यक्ति को डांट डपट कर मार्ग पर लाना ज़रूरी नहीं है, प्यार से भी व्यक्ति को समझाया जा सकता है। उन्होंने अपने प्यार से एक चोर का हृदय परिवर्तन तक कर दिया था। अब आज हम इससे आगे हमारे पाठ को लेकर चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा पाठ मेरे संग की औरतें। माँ जी की मन्नत का असर रहा होगा कि मैं ही नहीं, मेरी चारों बहनें भी लड़की होने के नाते किसी हीन भावना का शिकार नहीं हुई। नानी माँ और परदादी की परंपरा बरकरार रखते हुए लीक पर चलने से भी इनकार की रही है ना, कि परदादी ने मन्नत मांगी थी इसीलिए बेटियां हुई, तो वो हीन भावना का शिकार नहीं हुई। और क्योंकि परिवार की लगभग सारी महिलाएं लीक से हटकर चलती थी, तो इन बहनों में भी वो गुण समाया हुआ था। पहली लड़की जिसके लिए मन्नत मांगी गई थी वह मैं नहीं, मेरी बड़ी बहन मंजुल भगत थी। घर का नाम था रानी, बाहर का मंजुल। लेखिका अवतार हुआ मंजुल भगत, क्योंकि लिखना शादी के बाद शुरू किया और अपना नाम बदलकर पति का ग्रहण करने में कोई हीन भावना आड़े नहीं आई, इसीलिए पैदाइशी जैन नाम छोड़कर भगत बनी। दूसरे नंबर पर मैं थी, घर का नाम उमा, बाहर का मृदुला। मैंने भी शादी के बाद लिखना शुरू किया, सो बतौर लेखिका नाम चला मृदुला गर्ग। मुझे याद है जब हमने लिखना शुरू किया उससे कुछ पहले नारीवाद का चलन हुआ था। शादी के बाद नाम न बदलने का रिवाज उसी ने चलाया था। मन्नू भंडारी का हवाला देकर हमसे भी पूछा जाता था कि आप लोग इतनी पोंगापंथी गरगुस्सू क्यों हो, नाम क्यों बदला। हमारे पास इसका कोई ढंग का जवाब नहीं होता था, अब भी नहीं है। पर नाम बदलने से अपने व्यक्तित्व का कोई नुकसान होते मैंने नहीं देखा। पूछने को तो पिताजी से लोग यह भी पूछते। बेटा हमारे समाज में एक रिवाज है, आज भी बरकरार है, कि शादी के बाद लड़की को अपने पति का नाम अपने सरनेम की जगह लगाना होता है, पति का सरनेम, है ना। लेकिन अब इच्छा होती है तो लगाते हैं, नहीं ऐसी कोई विशेष परंपरा नहीं है। और लेखिका की बहनों ने लगाया क्योंकि ये रिवाज था। तो उनसे जब पूछा जाता था कि मन्नू भंडारी जी ने तो अपना नाम कभी नहीं बदला, उनकी शादी अग्रवाल से हुई थी, लेकिन तो कि नहीं बदला तो नहीं बदला, ये सबकी अपनी अपनी इच्छाएं हैं, आप किसी एक के चलते दूसरे को बाध्य नहीं कर सकते। और लेखिका कहती है कि लगा भी लिया तो इसका कोई विशेष नुकसान हमारे जीवन में हमें नहीं हुआ। पूछने पर तो लोग पिताजी से यह भी पूछते थे कि 5 बेटियों से आपका मन नहीं भरा जो हर बेटी के 2-2 नाम रख छोड़े हैं। मुझसे छोटी बहन का घर का नाम गौरी और बाहर का चित्रा। वह नहीं लिखती, उसका कहना है वह इसलिए नहीं लिखती क्योंकि घर में कोई पढ़ने वाला भी तो होना चाहिए। सही है बेटा, फिर तारीफ कौन करेगा। खैर उसके बाद जब चौथी 5वीं बेटियां हुई तो पिताजी ने इतनी बात जमाने की सुनी थी कि उनका एक एक नाम ही रखा गया, है ना बेटा। ये जमाना है, इसकी सुनना पड़ता है, वरना जीना मुश्किल कर देता है। रेणु और अचला 5 बहनों के बाद एक भाई हुआ राजीव। मजे की बात यह है कि 2 बहनें ही लेखन से बची रही।
अचला और राजीव फिर उसमें जा फंसे। अचला मुझसे 8 साल छोटी है और वक्त के बदलाव की लाज रखते हुए अंग्रेजी में लिखती है, पर राजीव फिर से हिंदी के हवाले, है ना, कि 3 बहनें और राजीव लिखते थे, लेकिन 2 ने हिंदी में लिखा, फिर एक ने इंग्लिश में, और राजीव वापस हिंदी लेखन में आया। हम 4 लिखते हैं और तमाम खानदान हमें पढ़ता है। मेरी ससुराल में मुझे कोई नहीं पढ़ता। इस तथ्य को हजम करने में मुझे काफ़ी वक्त लगा। फिर उसके फ़ायदे भी नज़र आने लगे। कम से कम घर के भीतर तो मुझे हिंदी आलोचना बुद्धि से 2-4 नहीं होना पड़ता, कि मतलब घर में बेटा उनको कोई नहीं पढ़ता था। हो सकता है लोगों का की रुचि ना हो पढ़ने में, तो उन्हें बहुत बुरा लगता था कि मैं लिखती हूँ, पूरा जमाना पड़ता है, लेकिन घर के लोग नहीं पढ़ते। फिर कैसे ना कैसे बेटा खुश रहने के लिए मन को समझाना पड़ता है, वरना हम लोग दुखी रहते हैं। दूसरों से यदि हम कोई आशा लगाएं और वो पूरी ना हो, तो हम बेटा भीतर ही भीतर दुखी रहने लगते हैं। तो हमें अपने मन को किसी और तरीके से समझाना चाहिए और दूसरों से किसी भी तरह की कोई आशा अपने जीवन में नहीं लगाना चाहिए। तो लेखिका ने भी यही मन में सोचा कि अच्छा है नहीं पढ़ते, वरना वो मेरी रचनाओं में कमियां बताते और घर के लोग ही मेरी रचनाओं के आलोचक बनते, तो हर वक्त वो हिंदी वाला वातावरण रहता। तो ठीक है, नहीं पढ़ते। खैर, मैं अपनी नहीं, उन अदेवियों की बात कहना चाहती हूँ जो परदादी की मन्नत के नतीजतन धरती पर आई और लेखक नहीं बनी, है ना। 2 बहनें जो बनी, उन्हें सांस लेने की ज़रूरत कुछ ज़्यादा हो, समझ में आता है। जैसा मेरे पिताजी ने एक बार मंजुल से कहा, कोई दम नहीं घुटता, सांस लेने की ज़रूरत ही ज़्यादा है। पर यहाँ हम सैर तो गैर लेखिका बहनें सवा सैर। चौथे नंबर वाली रेणु का आलम यह था कि गर्मी की दोपहरी में स्कूल से वापसी पर जब गाड़ी उसे और उसकी छोटी बहन अचला को बस अड्डे से लेने जाती, तो रेणु उसमें बैठने से इनकार कर देती। उसका कहना था कि यूँ थोड़ा सा रास्ता गाड़ी में बैठकर तय करना सामंत शाही का प्रतीक है, जो शायद था, पर साथ ही पिता के अतिरिक्त लाड का भी था, और रसोइये को खाना खिलाकर जल्दी फारिग करने की लाचारी का भी। माँ तो सब चीज़ों से उदासीन रहती थी, पर पिता काफ़ी कुड़ते भुनते जब देखते कि अचला गाड़ी में बैठी चली आ रही है और रेणु पीछे पीछे पसीने में तरबतर, खरामा खरामा धीरे धीरे, है ना, कि लेखिका के घर से बस स्टॉप तक गाड़ी लेने जाती थी, लेकिन उसकी जो बहन थी रेणु, वो कहती थी कि नहीं, इतना सा जाना सामन शाही, हम बहुत ठाट बाट से जीते ऐसा ज़रूरी नहीं है, मैं चल कर जाऊँगी। तो एक बहन तो गाड़ी में बैठ कर घर आती, दूसरा पैदल पैदल। अब पिताजी को, क्योंकि उन्हें खाना खिलाना और ये सब माँ की जिम्मेदारी नहीं थी, पिताजी की थी, तो उन्हें लगता था कि दोनों साथ आ जाए, साथ खा ले तो अच्छा रहे, लेकिन वो नहीं आती तो पिताजी परेशान होते थे। बचपन में एक बार चुनौती दिए जाने पर उसने जनरल थिमैया को पत्र लिखकर उनका चित्र मंगवा लिया था, है ना। अंग्रेजी सरकार थी बेटा उस वक्त, जो एक मोटरसाइकिल जवान आकर उनके हाथ में दे गया। पड़ोस में उसका रुतबा काफ़ी बढ़ गया। गाड़ी में बैठने के साथ उसे इम्तिहान देने से भी परहेज था, है ना, कि वो कहते हैं ना, पूरा परिवार ही लीक से हटकर चल रहा है। तो ये बहनें लिखती नहीं थी, बट कम नहीं थी। स्कूल तो जैसे तैसे पास कर लिया, पर जब बीए का इम्तिहान देने की बारी आई तो वह अड़ गई। पहले मुझे समझाओ कि बीए करना क्यों ज़रूरी है, तब मैं इम्तिहान दूंगी। अगर मुझे यकीन आ गया कि हाँ कोई फ़ायदा है वरना नहीं। हमने तरह तरह के तर्क दिए। माँ ने कहा पिताजी से पूछो, पिताजी ने कहा नौकरी कर पाओगी, शादी कर पाओगी, लोग इज्जत से देखेंगे, वगैरह वगैरह। कोई तर्क विश्वसनीय नहीं लगा, न रेणु को न खुद उन्हें, कि वो भी समझा रहे थे कि बीए कर लोगी तो शादी हो जाएगी, तो बीए नहीं करेंगे तो शादी नहीं होगी। नौकरी करोगी तो क्या नौकरी नहीं करूँगी, माँ ने नहीं की तो उनका जीवन नहीं चला। तो कि भाई बीए करने के पीछे वजह क्या है, सिर्फ वजह क्या थी, वो परीक्षाएं देना नहीं चाहती थी जीवन में। आखिर उन्होंने उसी कुतर्क का सहारा लिया कि जो युगों से माँ बाप के काम आता रहा है, बीए करो क्योंकि मैं कह रहा हूँ। रेणु ने बीए तो कर लिया, पर सिर्फ पिता की खुशी के लिए, यानी पास होने के लिए। अब पापा ने कहा है ऑर्डर इज ऑर्डर, तो करना है, कर लिया, लेकिन पास हो गई। कोई मेहनत नहीं, कोई टेंशन नहीं, बस बीए करना है। सच बोलने में वह माँ से भी 2 कदम आगे। गनीमत यह है कि आधा समय उसके सच सुनकर लोग सोचते हैं कि वह मजाक कर रही है, इसलिए बिना मेहनत वह लोगों को हंसाए रख लेती है। आज भी उसे कोई इत्र भेंट करता है तो वह कहती है नहीं चाहिए, मैं तो नहाती हूँ। ओके, कि वह सच बोलती थी और लोगों को लगता है कि लोग इतनी आसानी से सच नहीं बोलते, तो लोग उसके
ये समझते थे कि उसका मजाक का नेचर है और उसकी बातों को मजाक में लिया जाता था। तीसरे नंबर पर चित्रा है। वह कॉलेज पढ़ने तो जाती है, पर खुद पढ़ने से ज़्यादा दिलचस्पी औरों को पढ़ाने में रखती है। इसीलिए इम्तिहान में उसके कम अंक और उसके शागिर्दों के ज़्यादा आते थे, है ना। हमारे मारवाड़ी में कहावत है बेटा कि गुरुजी तो गुड़ रह जाते हैं और चेले शक्कर बन जाते हैं, है ना। कि वो पढ़ाती थी तो उसके तो कम नंबर आते थे क्योंकि वह लोगों में ही गिरी रहती थी, और जो लोग उससे पढ़ते थे वो समझकर ज़्यादा अंक ले आते थे। पर अपने यहाँ सब चलता था। उसकी शादी का वक्त आया तो उसने एक नज़र में लड़का पसंद करके ऐलान कर दिया कि शादी करेगी तो उसी से। मुश्किल यह थी कि हमारे माँ बाप ही नहीं, खुद लड़का भी उसके निर्णय से वाकिफ नहीं था। पर उसका कहना था वह जो सोच लेती है करके ही रहती है, तो उसकी शादी उसी लड़के से हुई। कोई मुश्किल पेश नहीं आई। आती क्यों? उसने कहा, मैंने पहली मुलाकात में ही बतला दिया था कि मैं जो सोच लेती हूँ होकर रहता है। तो उसने बात आगे खींची ही नहीं। पहली मुलाकात में ही उसने हथियार डाल दिए। हम में सबसे छोटी बहन अचला काफ़ी दिनों तक कुछ कम खिसकी मालूम पड़ती। पिता का कहा मानकर पहले अर्थशास्त्र किया, फिर पत्रकारिता में दाखिला लिया, ढंग से पढ़ाई की, पास हुई, फिर पिता की पसंद से शादी भी कर ली। पर उसके आगे लीक नहीं चल पाई। घर बार में मन ज़्यादा नहीं रुचा और मंजुल और मेरी तरह उम्र के 30 बरस पार करते ही लिखने का रोग उसे लग गया। एक बात हम में एक सी रही, घर बार को परंपरागत तरीके से हमने भले ही न चलाया हो, उसे तोड़ा ही नहीं। शादी एक बार की और उसे कायम रखा। चाहे तलाक के कगार पर खड़ी हो, पर कगार तोड़ डूबी नहीं। शायद इसलिए कि जैसा मैंने पहले उपन्यास में लिख डाला, हम सभी विश्वास करती रही कि मर्द बदलने से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। घर के भीतर रहते हुए भी अपनी मर्जी से जी लो तो काफ़ी है ना। कि उनकी छोटी बहन ने सबसे छोटी बहन को लगा कि वो हम सबसे अलग होगी, तो वो भी लीक से हटकर चलने वाली ही थी। उसने भी शादी करी, वो लेखन के क्षेत्र में आ गई। वो अपने जीवन से ज़्यादा खुश नहीं, और सारी बहनों का यूँ रहा कि हो सकता है कभी हमें अपना घर छोड़कर जाना पड़े, लेकिन उन्होंने अपने पिताजी के सम्मान को बनाए रखा और ये सोचा कि व्यक्ति बदलने से कुछ नहीं होता, स्वयं को यदि बदल लिया जाए तो जीवन ज़्यादा आसान हो जाता है। कि स्वयं को बदलो, अपनी मर्जी से जियो और दूसरों से ज़्यादा आशाएं मत रखो। ओके, आज हम यहीं तक पढ़ेंगे बेटा। आपको यहाँ तक इस पाठ को पढ़ना है और इसके दिए गए हुए सारे प्रश्न उत्तर अपनी कॉपी में करने हैं। ओके बेटा, बाय।